फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A और उसके ऊपर आया हुआ एक नया जजमेंट, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A इंट्रोड्यूस हुआ फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1718 से। उससे पहले मतलब असेसमेंट ईयर 1617 असेसमेंट ईयर 1617 तक पेनल्टी जो लेवी होती थी वो अंडर सेक्शन 271(1)(c), जिसके ऊपर उस सेक्शन के तहत असेसिंग ऑफिसर्स के पास पावर्स थे मिनिमम 100%, मैक्सिमम 300% तक की वो पेनल्टी ले सकते थे। लेकिन पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A इस सेक्शन के तहत क्वांटम फिक्स कर दिया गया है 50% या तो मैक्सिमम से 4 गुना 200%। ये क्वांटम फिक्स है। अगर पेनल्टी लगानी है तो 50% या मैक्सिमम 200%, बीच वाला कोई भी रेंज यहाँ पे अलाउ नहीं है। मान लो मैंने एक रिटर्न फाइल किया 10 लाख रुपए का, इंटीमेशन पास हुआ अंडर सेक्शन 141A। जैसे फॉर्म 26 इसमें कोई इनकम थी मेरी बतानी रह गई है, और वाइल पासिंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 141 वो मेरा इनकम बढ़ के आ गया 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे मेरा कोई अंडर रिपोर्टिंग का मामला नहीं है। लेकिन बाद में फॉर एग्जाम्पल मेरा असेसमेंट होता है 143 में, और असेसमेंट मेरा जो होता है 15 लाख रुपए का, तो यहाँ पे जो मेरी 3 लाख रुपए की जो इनकम बढ़ी है वो मानी जाएगी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। एज पर माई नॉलेज अंडर रिपोर्टिंग की कोई डेफिनेशन अंडर द एक्ट नहीं है, लेकिन सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 270A डिटरमाइंस देयर आर सर्कमस्टेंसेस, मेरे ख्याल से टोटल 7 सर्कमस्टेंसेस विच डिफाइंड द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। जो पहला है, मान लो कि इंटीमेशन में जो भी इनकम आई है उससे ज़्यादा जितने भी रकम का असेसमेंट होता है तो अंडर रिपोर्टिंग का पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 12,141 में आपका इनकम असेस्ड हुआ है, 15 लाख रुपए असेसमेंट हुआ है स्क्रूटनी में, तो 3 लाख का जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टिंग का आएगा। दूसरा है इनकम डिटरमाइंड मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वेयर नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड और आईटीआर फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हो या तो 148 में रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो और उसमें कोई असेसमेंट होता है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, फॉर एग्जाम्पल कि आपका फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है और 7 लाख रुपए इसका आपका असेसमेंट होता है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मान लो 2.5 लाख रुपए की है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका माना जाएगा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। थर्ड है एन इनकम एसेस्ड इज ग्रेटर देन इनकम एसेस्ड और रीअसेस्ड एज पर अर्लियर असेसमेंट ऑर्डर। आपका पहले असेसमेंट हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल 143 में असेसमेंट हो चुका है 10 लाख रुपए का, 147 में आपका रीअसेसमेंट हो रहा है 15 लाख रुपए का, तो यहाँ पे इनकम जो 5 लाख बढ़ा है वो 5 लाख की इनकम जो बढ़ी है आपकी वो आपको मानी जाएगी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। नेक्स्ट डी डीम्ड इनकम बुक प्रॉफिट 115JB और 115JC इज मोर देन इंटीमेशन पास्ट अंडर सेक्शन 143(1)(a)। बुक प्रॉफिट अगर इंटीमेशन से ज्यादा, इंटीमेशन में जो भी इनकम आया है उससे अगर ज्यादा बुक प्रॉफिट बनता है आपका, तो वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी। वैसे ही जैसा मैंने आगे बताया था कि कोई कंपनी अगर पहली बार वो रिटर्न फाइल कर रही है तो 148 में फाइल कर रही है, तो उसका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा जितने का भी असेसमेंट हो रहा है वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में आएगा। ऐसे ही बुक प्रॉफिट पहले असेसमेंट हो चुका है और जिसमें बुक प्रॉफिट जो बना है रीअसेसमेंट में अगर वो ज्यादा बढ़ता है, जो डिफरेंस अमाउंट है यहाँ पे जितने भी अमाउंट का, वो यहाँ पे आएगा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। नेक्स्ट आएगा जी इनकम एसेस्ड और रीअसेस्ड has the effect of reducing the loss or converting such loss into income। आपका असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट के अंदर लॉस रिड्यूस हो रहा है या तो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अमाउंट आपकी जो चेंज आया इनकम में वो आपकी बुक मानी जाएगी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो यहाँ पे टोटल 7 इंस्टेंस दिए इसको अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम
कहा जाएगा। सीधी से अगर सीधी लाइन में कहे, ये सबका पर्पज एक ही निकलता है, एक ही लाइन, तात्पर्य कहने का एक ही है कि रिटर्न फाइल किया और नहीं भी किया, रिटर्न फाइल किया और इंटीमेशन में जो इनकम आया, वो इनकम और असेसमेंट में इनकम में जो भी डिफरेंस बनता है आपका, वो अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी। अगर आपका असेसमेंट हो चुका है और रीअसेसमेंट हो रहा है, तो असेसमेंट की इनकम और रीअसेसमेंट की इनकम जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टिंग में आएगी। फ्रेंड्स, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टिंग में 50% पेनल्टी लगती थी टैक्स की, मिस रिपोर्टिंग में लगती है 200% की टैक्स की। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम किसे कहते हैं? मिस, अगर ये टोटल 3 और 3 6, टोटल 6 लिम्स दिए यहाँ पे, अगर ये 6 लिम्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे निकल के आता है डेलिब्रेट इंटेंशन नॉट टू पे द टैक्स। एसएससी का यहाँ पे इंटेंशन दिख जाता है कुछ छुपाने का, टैक्स का पेमेंट नहीं करने का। तो सबसे पहले आता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। मिस रिप्रेजेंटेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स किसे कहते हैं? तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स facts which I know but I do not disclose correctly to somebody else। और suppression of facts मतलब there are certain facts which are but do not produce to the department। suppression of facts किसे बोलते हैं? there are certain facts but do not disclose to the department। तो सबसे पहले आता है मिस रिप्रेजेंटेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मैंने कोई एक्सपेंस किया है, फॉर एग्जांपल मैंने किया है कमीशन एक्सपेंस किया है और मैं बताता हूं कि मैंने ये प्रोफेशनल का एक्सपेंस किया है, इस मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट किया है बुक्स में नहीं बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बुक्स में नहीं दिखा रहे हैं। क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंटिएटेड बाय एनी एविडेंसेस, एक्सपेंडिचर बुक्स में डाल रहे हैं लेकिन अपने उसका कोई बिल्स नहीं है, वाउचर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। रिकॉर्डिंग फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई गलत एंट्री बुक्स में डाल रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है फॉल्स एंट्री की, रॉन्ग एंट्री की बात नहीं है, फॉल्स एंट्री। रॉन्ग एंट्री और फॉल्स एंट्री दोनों में फर्क है। फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसिप्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग बेयरिंग ऑन टोटल इनकम, कोई ऐसी रिसिप्ट है जब वो इनकम का पार्ट है, रेवेन्यू नेचर की कोई रिसिप्ट है जो इनकम का पार्ट बन रही है, इनकम की बढ़ोतरी हो रही है, तो वो ऐसी कोई रिसिप्ट है जो बुक्स में नहीं ले रहे हैं तो भी मिस रिपोर्टिंग में आएगा। फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अभी ये मिस रिपोर्टिंग में आएगा। तो ये 6 जो लिम्स है वो 6 लिम्स का मेन तात्पर्य है, एसएससी का मेन सीधा दिख जाता है टू नॉट टू पे टैक्स, डेलिब्रेट इंटेंशन दिखा देता है कि नॉट टू पे द टैक्स, जानबूझ के गलत कर रहा है, ये उसको पता है ये गलत है, वो जानबूझ के कर रहा है, तो डेलिब्रेट इंटेंशन दिख जाता है नॉट टू पे द टैक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आगे बताया कि मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अंडर रिपोर्टिंग किसको कहते हैं? अंडर रिपोर्टिंग के जो इंटीमेशन से जो भी इनकम अपनी बढ़ती है बाय असेसमेंट या रीअसेसमेंट में, तो अंडर रिपोर्टिंग में आती है। देखिए, जो इनकम बढ़ी 10 लाख की, फॉर एग्जांपल 10 लाख का मैंने रिटर्न फाइल किया, 12 लाख का इंटीमेशन में हुआ, 12 लाख का इंटीमेशन में जो इनकम हुई वो मेरी असेसमेंट में हो गई 15 लाख रुपए, तो 3 लाख की जो मेरी इनकम बढ़ी है, तो 3 लाख की इनकम मेरी जो बढ़ी है किस वजह से बढ़ी है? तो ये 6 जो रीजन्स दिए हैं उसकी वजह से बढ़ी है। A B C D E F जो 6 रीजन्स दिए यहाँ पे, वो 6 रीजन की वजह से अगर मेरी अंडर रिपोर्टिंग की इनकम बढ़ी है, अंडर रिपोर्टिंग हुआ है ये 6 रीजन्स की वजह से,
तो मुझे 200% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर मेरा केस ये 6 जो लिम्स दिए हैं उसके अंदर नहीं आता है तो 50% ही पेनल्टी लगेगी। ऐसा मेरा व्यू है। तो फ्रेंड्स आगे समझ में, अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग इज इंटीमेशन से ज़्यादा एसेसमेंट में जो भी इनकम बढ़ती है वो अंडर रिपोर्टिंग में आती है, लेकिन जो इनकम मेरी बढ़ी है वो 6 रीजन की वजह से बढ़ी है। ए टू एफ जो 6 रीजन्स दिए हैं, जो 6 सर्कमस्टेंसेस दिए हैं, वो 6 सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर मेरी अंडर रिपोर्टिंग इनकम बनती है इंटीमेशन से ज़्यादा और एसेसमेंट के बीच की जो इनकम है वो बढ़ी है, एसेसमेंट में जो भी मेरा इनकम बढ़ा है, जो भी डिसअलाउंस बने हैं, जो भी मेरा जो क्लेम है वो डिसअलाउड हुआ है, वो इस 6 रीजन्स की वजह से अगर होता है तो 200% पेनल्टी लगेगी टैक्स की, नहीं तो 50% टैक्स की पेनल्टी लगेगी। अंडरस्टैंड? अब फ्रेंड्स अगर वो पार्ट समझ में आ गया तो पार्ट बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो लेटेस्ट जजमेंट आया है मैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। यहाँ पे एक लेडी उसने रिटर्न डे फाइल किया था, 148 का नोटिस आया उसके पास, बाद में उसने रिटर्न फाइल किया। उसके पास सैलरी इनकम थी 6 लाख रुपए की, उसने कुछ लैंड बेची थी 63,32,700 रुपीज़ की। बाद में उसने रिटर्न भी फाइल किया, रिटर्न में उसमें टोटल इनकम दिखाया 18,74,800 रुपया। 148 की नोटिस में उसने रिटर्न फाइल किया, 18 लाख रुपए का रिटर्न फाइल किया। बाद में उसका असेसमेंट हुआ, असेसमेंट भी कंप्लीट हुआ, जो रिटर्न फाइल किया था वही इसकी एसेस्ड इनकम हुई 18,74,800 रुपए की, कोई एडिशन नहीं हुआ। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे पेनल्टी लगाई सेक्शन 270A में, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इन कंसिक्वेंसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की। ड्यूरिंग पेनल्टी प्रोसीडिंग एसएससी ने रिप्लाई भी दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे नहीं माने, उन्होंने पेनल्टी लगा दी 6,37,912 रुपीज़ की। एसएससी सीआईटी अपील के पास गए, सीआईटी अपील ने भी एसएससी का अपील को खारिज कर दिया। बहुत सारे डिस्कशन में, उसमें बहुत लेंथी पार्ट है, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में एसएससी ऑनरेबल सीआईटी अपील के पास गए, सीआईटी अपील में एसएससी ने मेनली 2 आर्ग्यूमेंट करे यहाँ पे, एक तो ऑन लीगल पॉइंट और दूसरा ऑन मेरिट्स। लीगल पॉइंट में एसएससी ने कहा कि जो नोटिस आई थी, नोटिस डज नॉट स्पेसिफाई द रिलेवेंट लिम्ब अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 72A। जो नोटिस आई थी 270A की, उसमें जो लिम्स दिए थे 6 पार्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये 6 पार्ट्स, तो 270A की जो नोटिस आई थी वो नोटिस के अंदर कोई भी मेंशन नहीं किया था कि एसएससी ने क्या फॉल्ट किया है। ये A to F नोटिस में दिखाना जरूरी है कि एसएससी ने कौन सा फॉल्ट किया है। तो नोटिस में यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की जो नोटिस थी, वो नोटिस में कहीं पे मेंशन नहीं किया था, रिलेवेंट लिम्ब नहीं बताया था कि एसएससी ने कहाँ पे गलती करी है। तो नोटिस डज नॉट स्पेसिफाई द रिलेवेंट लिम्ब अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 72A। और एसएससी ने एक दूसरे केस का सहारा लिया, किशोर दिगंबर पाटिल वर्सेस ITO वाइड, IT अपील नंबर 54 एंड 55, पुणे बेंच का ये जजमेंट था 2023, असेसमेंट डेट 17/18 एंड 18/19 और ऑर्डर डेटेड 31 मार्च 2023। और बाकी और केस का भी सहारा लिया और उसने कहा कि अगर पेनल्टी 270A की लेनी है तो रिलेवेंट लिम्ब बताना जरूरी है कि एसएससी ने कहाँ पे गलती करी है, किस लिम्ब के तहत ये नोटिस इश्यू करी है। And submitted that says the assessing office has not pointed out under which limb, which clause of section 270A9 of the act the penalty has been levied। assessing officer ने कोई क्लोज नहीं बताया था 270A9 में, तो पेनल्टी ये क्वैश हो जानी चाहिए, पेनल्टी यहाँ पे लगनी नहीं चाहिए। और मेरिट में कहा कि एसएससी was not knowing the provision of the law and was misguided by counsel that capital gain is not attracted on sale of agricultural land which is situated as rural area, and she has bona fide belief that no capital gain is attracted on such sale of land।
और मेरिट पे कहा कि भी जो लेडी थी उसका हस्बैंड 1 साल पहले एक्सपर्ट हो गए थे, जो टैक्स का सारा मैटर था वो उनके हस्बैंड देखते थे, और जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी उनको ऐसा लगा कि शायद एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस लेडी ने वो रिटर्न उस टाइम पे नहीं फाइल किया है, तो आप उसको कंसिडर करिए और उन मेरिट आप पेनल्टी मत लीजिए। और कहा कि जो भी रिटर्न इनकम है वो एसेस्ड इनकम हुई है, कोई असेसमेंट में ज़्यादा इनकम बढ़ा नहीं है, तो आप पेनल्टी मत लीजिए। डिपार्टमेंट ने कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया गया और कहा कि अगर 148 की नोटिस इशू नहीं होती तो ये जो टैक्स जो बताया था तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता, तो ये एसएससी का फेल्योर है, तो इसमें पेनल्टी जरूर लगना चाहिए। ऑनरेबल आईटीएटी અને किशोर दिगंबर पाटिल वर्सेस आईटीओ, जो मैंने आगे जजमेंट बताया था, उस केस को फॉलो करते हुए कहा कि जब भी असेसिंग ऑफिसर 270A की पेनल्टी की नोटिस इशू करते हैं तो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि जो 6 लिम्स है वो 6 लिम्स में से कौन से लिम में एसएससी फॉल हो रहा है। और कहा कि इस केस के अंदर कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर लिम्स नहीं बताया, since the assessing officer in the instant case has not admittedly not mentioned as to under which limb of section 9 of section 278 he has been levied the penalty. Therefore, respective following the judgment of coordinate bench of the tribunal in the case of Kishore Digambar Patil versus ITO, we hold that the penalty so levied by the assessing officer under section 270A is not accordance with the law. और कहा कि असेसिंग ऑफिसर को अगर पेनल्टी लेनी है 270A तो क्लियर कट स्पेसिफाइड लिमिट बताना जरूरी है नोटिस के अंदर, नहीं तो पेनल्टी यहाँ पे टिकेगी नहीं, पेनल्टी असेसिंग ऑफिस नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस केस का नाम भी बता देता हूँ। केस का नाम है स्मिता वीरेंद्र लोढ़ा वर्सेस आईटीओ वार्ड 1 अहमदनगर, आईटीए नंबर 1980, पुणे बेंच 2024, असेसमेंट ईयर 1819, pronounced on 12th November 2024. Thank you.